पहले नीतीश कुमार और अब जयंत चौधरी इंडिया के पार्टनर एक एक करके गठबंधन का साथ छोड़ रहे हैं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के फैसले के बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि अब जयंत एनडीए का दामन थाम लेंगे। आज उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के अंदर अलग ही महाभारत चल रहा है। पिछले एक महीने में महाराष्ट्र कांग्रेस के 3 बड़े नेता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। मिलिंद देवड़ा और बाबा सिद्दीकी के बाद आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। उनके अलावा महाराष्ट्र के पूर्व विधान परिषद सदस्य अमरनाथ राजूरकर ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। खबर है कि अशोक चौहान अपने साथ कांग्रेस के 12 और विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि चौहान 2 दिन बाद अपनी आगे की रणनीति बताएंगे। मैंने अभी तक कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। मेरे सामने अभी 2 दिन बाकी है। 2 दिन के बाद मैं मेरी जो राजनीतिक भूमिका है वो स्पष्ट करूंगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस के कुछ सांसदों के पार्टी छोड़ने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। जिस प्रकार से भारत लगातार प्रगति कर रहा है, इसको देखते हुए कई नेताओं को ये लगता है कि हमने देश की मुख्य धारा में काम करना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए। इसलिए कई लोग हमारे संपर्क में हैं। अब कौन कौन हमारे संपर्क में है इसका खुलासा धीरे धीरे आपको होगा। तो मेरा आपको इतना ही कहना है, आगे आगे देखिए होता है क्या। पिछले साल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार के बाद से ही इंडिया गठबंधन में खलबली मची हुई है। गठबंधन के पार्टनर कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं। ममता बनर्जी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। केजरीवाल भी पंजाब और दिल्ली में अकेले ताल ठोकने को तैयार हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर ब्रेक लग गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इंडिया गठबंधन भी हो रही है, कहीं अच्छी बात हो रही है, कहीं ठीक सा अभी हमारा मिलाप नहीं हो रहा। लेकिन आप ये समझ के चलो, हमको लड़ना है, अकेले ही लड़ना है, आखिरी तक लड़ना है और विजय हासिल करना है। एक तरफ इंडिया गठबंधन का बिखराव दिख रहा है तो दूसरी तरफ मोदी की अगुवाई में एनडीए 400 पार की तैयारी में है। ताजा सर्वे में भी एनडीए को साफ बढ़त दिख रही है। बीजेपी का जोश हाई है। ऐसे में क्या विपक्ष लड़ाई से पहले ही अपने हथियार डाल तो नहीं देगा? जब तक वो मेरे साथ है वो बहुत काम का है, उसके बाद बहुत वोट हैं और वो ज़मीन से जुड़ा बड़ा नेता है, उसकी तारीफ़ों के पुल बांधे जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो दूर गया तो वो बहुत ही किसी काम का नहीं है, उसके पास कोई वोट नहीं है, अच्छा ही हुआ चला गया, सरदर्द खत्म हुआ। ये बातें आप पिछले कुछ दिनों से सुन रहे होंगे। सिलसिला बहुत पुराना नहीं है, महीने 2 महीने से ही ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। बिहार से होते 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 अब महाराष्ट्र तक आ गया है। पहले दल छिटक रहे थे इंडिया अलायंस से, अब नेता छिटक रहे हैं और इसका जो सबसे बड़ा आघात लगा है वो कांग्रेस पे। महाराष्ट्र की राजनीति में 3 बड़े नेता जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया है। मिलिंद देवड़ा साउथ मुंबई के रहते हैं, इनके पिताजी भी थे, बड़े नेता थे, वो अलग हो गए। फिर बाबा सिद्दीकी बांद्रा से विधायक रहते थे, 40 साल कांग्रेस में रहे, वो निकले। और अशोक चौहान पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एकदम ताज़ा घटनाक्रम, वो भी छोड़ के चले गए। 2 दिन में अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे और सबकी लगभग अंतिम जहाँ पे मत्था टेकना है वो एक ही द्वार है, वहीं पे जा रहे हैं। आज ये ऐलान जयंत चौधरी ने भी कर दिया
कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में रहेंगे। उससे पहले नीतीश जी का आपने देख ही लिया है, बिहार में आज उनको बहुमत भी प्राप्त हो गया है, विधानसभा अध्यक्ष भी बदल जाएगा, वो भी उन्होंने बना लिया है। तो ये दरअसल एक बहुत ही कठिन परिस्थिति इंडिया अलायंस के लिए बन रही है। दूसरे साइड में जो लोग ले रहे हैं उनकी स्ट्रेटजी तो होगी ही जो होगी, लेकिन इधर की स्ट्रेटजी बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रही है। और वो जो तमाम स्टेट जहाँ पे मुश्किल हो सकती थी, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, वहाँ पे ये बहुत सक्सेसफुली हो रहा है। इसी पे बातचीत आज होगी। हमारे साथ जो मेहमान आपका परिचय करा देता हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता आकाश जाधव हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद, उद्धव की शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी और राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह जी हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा से पहले सिर्फ दो निवेदन हमारे हमेशा रहते हैं। एक तो एक दूसरे के सम्मान को ध्यान में रखते हुए बातचीत करें, तीखी से तीखी आलोचना करिए लेकिन शब्दों का चयन थोड़ा सा ध्यान से, और दूसरा बहुत लंबा मत बोलिएगा वरना फिर इंटरेक्टिव नहीं रह जाता, सोलो डिबेट चलने लगती है। आकाश जाधव जी, 3 नेता आपके बड़े छोड़ गए, आपको संभाल नहीं पा रहे हैं या क्या दिक्कत है? देखिए, जो तानाशाही हुकुमशाही सरकार है, मोदी सरकार जब से 2014 से बनी है, आज उसका एक जो कॉन्स्टिट्यूशन और इंस्टीट्यूशन को उसका दुरुपयोग, सत्ता का दुरुपयोग करके किस तरह लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, इसका ये बहुत बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र के अंदर देखा गया। कांग्रेस का ही छोड़िए, आप पार्टी की पार्टी निकल गए। या डेमोक्रेटिक सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टी होती है जो प्लेटफॉर्म देती है लोगों को अपना बात रखने की, विचारधारा को, आइडियोलॉजी को लोगों के सामने लेके जाने। इन्होंने पार्टी की पार्टी चुरा ली है, शिवसेना हो, एनसीपी हो। अब कांग्रेस के आप 3 नेताओं की बात कर रहे हैं। जरूर बाबा सिद्दीकी जी ने, अजीत पवार, देखिए मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर अजीत पवार के बारे में एमपी में कहा कि 75,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला इन्होंने किया। तीसरे दिन उनको डिप्टी सीएम बना दिया। तो मेरा कहना यह है, आज बाबा सिद्दीकी जी पे ईडी का बांद्रा के अंदर ही जो सबसे बड़ा उनका 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चालू है, उसके ऊपर इंक्वायरी चालू है। तो शायद उन पर, देखिए, ये सब दबाव तंत्र की राजनीति भाजपा कर रही है। जो भी हो रहा है ये डरी हुई मोदी सरकार है। और आप ही बोल रहे हैं, मेरे को तो लगता है कि आने वाले समय में मोदी जी ने जो 400 पार का नारा दिया है, ये कई कांग्रेस की सरकार सबको लेके, कांग्रेस के लोगों को लेके 400 पार बना लेंगे और कांग्रेस का ही पीएम बनना वहां बन जाए भाजपा के तले। इस तरीके की आज हिंदुस्तान में बात हो। आकाश जी, आप ये मुझे बताइए कि जो नेता आपके हैं जिन पे कह रहे हैं कि आप ईडी का दबाव था, अब पता नहीं मिलिंद देवड़ा पे क्या दबाव था, क्यों दबाव है इनके ऊपर, क्यों डर रहे हैं भाई ये? मैं आपको बताऊं, मिलिंद देवड़ा जी जो साउथ मुंबई से सांसद थे, उनका जो चुनाव क्षेत्र था, हम महाविकास आघाड़ी में उबाटा के साथ है, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के साथ है। वहां के जो सांसद है, जो प्रेजेंट सीट है, वो उनकी सीट है। तो शायद ये उनकी ये रही हो और उन्होंने वो एकनाथ शिंदे जी के ग्रुप में गए, वो बीजेपी में नहीं गए, आपको मैं बताऊं। और दूसरी बात, किसके साथ अशोक चौहान जी को, जो महाराष्ट्र के कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेताओं में से माने जाते हैं, हम आज सबसे बड़ा दुख कांग्रेस ही होके हमको लग रहा है कि अशोक चौहान जैसा नेता, जिसकी उनके पिताजी हमारे लेट शंकरराव चौहान जी, जो देश के गृह मंत्री थे, सबसे ईमानदार नेता, जब वो पैदा हुए अशोक चौहान जी, तो उनके पिताजी उस वक्त मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस के गाड़ी में वो उनको हॉस्पिटल से घर लेके जाया गया। कांग्रेस ने उनको एमएलसी, राज्यसभा, लोकसभा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, रेवेन्यू मिनिस्ट्री, हर एक बीएडसी जो टॉप किए थे, 2-2 टाइम मुख्यमंत्री बनाया गया। कांग्रेस ने उनको क्या कुछ नहीं दिया ये। और मैं बोलता हूँ, आकाश जी, सवाल तो यही है, आकाश भाई जा क्यों रहे, यही तो मैं सवाल मैंने पूछा था। मैं आपको बता दूं, चौहान, अशोक चौहान जी कांग्रेस का ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ रखने वाला नेता है हर तरीके से। उनकी ताकत है। मैं उनका कार्यकर्ता रहा हूं तो मैं ये बात कबूलता हूं। उनको 1.5 से 2 साल से सताया जा रहा था। मैं बोलती हूँ, आप पार्लियामेंट के अंदर 3 दिन पहले जो व्हाइट पेपर लाने की बात की मोदी जी ने, उन्होंने कहा कि हम आदर्श के ऊपर ये करेंगे। तो जिस तरीके का ईडी का दुरुपयोग, सीबीआई का दुरुपयोग, आकाश भाई देखिए, आकाश भाई सुनिए, अगर मान लीजिए उन्होंने कुछ किया नहीं, अगर उन्होंने कुछ किया, गलती मान रहे हैं कि आप उनकी, कि इसलिए डर रहे हैं वो, उन्होंने कुछ किया है,
अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो क्यों डर रहे हैं वो? सर जी मैं आपको राहुल जी कहते हैं डरो मत, फिर आपके नेता डर डर के भाग रहे हैं, ये क्या है भाई? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पीएमएलए जो कानून बना है ना, हाँ। वो कानून का इतना गलत मिसयूज हो रहा है। जिसने कुछ भी नहीं किया, मान लो मैं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं पीएमएलए के 10 लाख के कोई भी झूठे ट्रांजैक्शन में मैं फंस सकता हूँ और बेमतलब। अरे आकाश भाई देखो, आम आदमी पार्टी के कई मंत्री जेल में है, लेकिन डरे क्या? वो नहीं डरे ना, वो लड़ रहे हैं, कुछ भी हो जाए जाऊंगा नहीं, चाहे जो हो जाए। आप लोग पता नहीं क्यों डर रहे हैं, कर है तो डर है वाली बात हमको लग रही है। अशोक चौहान जी को मैं उनके रेजिग्नेशन जो उन्होंने प्राइमरी मेंबरशिप और लेजिस्लेटिव असेंबली का जो रेजिग्नेशन दिया, उसके बाद जब वो मीडिया को सामने गए तो उनके चेहरे पे जो मायूसी थी वो बता रही थी। देखिए अमित शाह जी जिस तरीके से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके, एक जमाने में मोहम्मद गजनी आके हिंदुस्तान के मंदिर लूटता था, आज ये ईडी सीबीआई के डर से ये लोग हमारे विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री लूट रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा लोकतंत्र का हत्या है। और आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप मानते, आकाश भाई आप मानते हैं कि आपके नेताओं ने कुछ गड़बड़ किया इसलिए वो डर डर के उधर जा रहे हैं, उनको डराया जा रहा है? देखिए गड़बड़ करने का ये देखो, ये सब कानून आज आप मुझे बताइए, अजित पवार ने 75,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला आपने लगाया, आप उनको डिप्टी सीएम बना दिए। अच्छा है हमारे अशोक चौहान जी का अगर कुछ ये है तो आप उनको और कहीं सीएम बना देंगे, राज्यसभा देके केंद्र में मंत्री कर देंगे। देखिए आप कर क्या रहे हैं? आप लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं क्या? हिंदुस्तान के लोगों को मोदी सरकार बेवकूफ समझ रही है क्या जी? आप अगर एक तरफ बोलते हैं कि ये है तो इनको पनिश कीजिए। इफ दे आर क्रिमिनल्स, दे आर डन समथिंग रॉन्ग, तो उनको आप जेल भेजिए। आप उनको बीजेपी में लेके बड़े बड़े पद दे रहे, मतलब आप क्या क्रिमिनल लोगों की पार्टी चला रहे? आप भ्रष्टाचार की पार्टी चला रहे? आकाश भाई मैं क्या कह रहा हूं, आप खुद कह रहे हैं कि वो क्रिमिनल हैं क्या जो आपकी पार्टी में इस समय है? अभी आप बता दो कौन और है क्रिमिनल जो डर रहा है कल को निकल लेगा? आज बताओ आप। देखिए यहाँ एक आकाश भाई सवाल पूरा कर लूं, नहीं जनता में गलत मैसेज चला जाता है। मैं एनडीए की हमने कहा कि उनकी स्ट्रेटजी तो है कि सबको इधर ले आओ, अपनी तरफ खींचो, जीतना है कैसे भी करके, डरा के धमका के, आप कह रहे हैं। मैं सवाल ये है कि डर क्यों नहीं आप? या तो आपने अपने यहाँ गलत लोगों को रखा है पार्टी में, इसलिए वो सब डर डर के उधर जा रहे हैं। अगर उन्होंने नहीं किया है तो फिर बने रहिए वहीं पे। मेरा कहना क्या है, अगर सबको गलत लोगों को लेके हमारे लोग गलत है आप बोल रहे हैं। नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कि सारे क्रिमिनल को लेके पढ़ाएंगे क्या? तो आप ही कह रहे हैं क्रिमिनल है वो। एक हिसाब से मान लेते हैं कि ये सब भ्रष्टाचारी है, सब गलत है, तो आप इनको क्यों बड़े बड़े पद से नवाज? अरे तो जब आप क्या, आप तो देश की जनता को बोल के आए थे कि मैं भ्रष्टाचार मिटा दूंगा जी, लेकिन आप भी तो रखे हुए हैं ना सर। रखे हुए तो भाजपा के अंदर आज हर एक इंसान भ्रष्टाचारी है। लाखों करोड़ों रुपए आप देश को लूटा जा रहा है। अदानी 20 लाख करोड़ लूट के लेके गया। कहाँ ले गया? अरे भाई उधर मत जाओ। जिस दिन सर कांग्रेस की सरकार आएगी, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में जीने वाला है। आज ना कल कोई अमर पट्टा लेके पैदा नहीं हुआ है। ठीक सर, रुकिएगा सर। किस तरीके की राजनीति हो रही है? मेरा आपसे सवाल है, ये राजनीति जायज है? अरे सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे महाराज? मैं सवाल पूछूंगा आपसे। आप लोग चार जो बैठे हुए हैं ना, पांचवा भी जुड़ेंगे, मुझे सवाल पूछना, मुझे थोड़ी जवाब देना है। आनंद जी के पास चलते हैं। आनंद जी क्या हो रहा है भाई? आप अपने पार्टनर्स को संभाल नहीं पा रहे हैं, 3 बड़े निकल गए। अच्छा ये बता भी, हाँ बताइए। नीरज जी नमस्ते। जी नमस्ते। ये जो तीनों नेता निकल गए हैं, हाँ। इनमें एक समानता है, हाँ। तीनों ही कांग्रेस पार्टी में पिछले 30-30, 40-40 वर्षों से सत्ता का सुख भोग रहे हैं। चाहे मिलिंद देवराज जी हो, चाहे बाबा सिद्दीकी हो, और चाहे आज अशोक चौहान जी हो। कोई नेता ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस ने हमें कुछ नहीं दिया, हम पर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था, इसके लिए हम चले गए। तो पहले तो एक बात देश की जनता के सामने स्पष्ट कर दूं कि इन लोग अन्याय के डर के मारे नहीं गए, कोई और कारण होगा। अभी कारण वही लोग बता पाएंगे। अब आगे का प्रश्न पूछिए। पहले तो अब ये बताओ, आप करो कोई और कारण है, अन्याय के डर से नहीं। इसका मतलब आकाश भाई की बात से आप सहमत नहीं है। दूसरी बात आपने कहा सर, मैंने नहीं कहा। दूसरी बात आपने कहा कि 40-40 साल, हाँ 40-40 साल से ये सत्ता भोग रहे थे, अब निकल गए। क्या आप ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस वैचारिक रूप से बहुत ही कमजोर पार्टी है, वहां सिर्फ सत्ता भोगी लोग रहते हैं? अगर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी का भाजपा में विलय हो गया होता तो जरूर कहते। ऐसा हुआ नहीं है ना नीरज जी, कुछ लोग गए हैं ना।
नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो इतने अनुभवी हैं, कुछ लोग गए हैं? मैं आपकी बात से आप कह रहे हैं कि अच्छा जितने लोग आपसे पहले तक गए हैं सबके बारे में यही आप लोग कहते हैं कि वो सत्ता के लालच में चले गए, तो सत्ता भोगी होगी पार्टी बन गई है क्या वो? नहीं, सत्ता भोगी। और जो लोग अभी होंगे उनको अभी मिला नहीं है कुछ, इसलिए बेचारे वहीं पे पड़े हुए हैं, जिस दिन मिल जाए वो भी निकलेंगे। बाबा सिद्दीकी निकल गए ना, और क्या उन्होंने क्या कहा कि मुझे बहुत दुख है लेकिन मैं जाऊंगा, आप नहीं पढ़ा होगा। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अभी 4 दिन पहले ही आदरणीय मोदी जी ने श्वेत पत्र लाया संसद में। उस श्वेत पत्र में आदर्श का भी जिक्र था। आपको याद होगा भोपाल में प्रधानमंत्री जी ने अजीत पवार जी पर आरोप लगाया कि ये घोटालेबाजों की पार्टी है, 70,000 करोड़ का घोटाला एनसीपी में हुआ है। आपने वो भी सीन देखा होगा। आज जो दोनों नेता अलग अलग रुख में हैं, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जब शुरुआत कर दी है कि मुझे विपक्ष मुक्त भारत चाहिए, मैं भारत में विपक्ष नाम की किसी चिड़िया को उड़ने ही नहीं दूंगा, तो कोई बात नहीं। अगर उनकी ये मनसा है कि धीरे धीरे वो विपक्ष को अपने पास लाना चाहते हैं, तो जितने लोग बच जाएंगे अंत में हमारी तरह, उतने लोग लड़ाई लड़ेंगे। ये किस इतिहास में लिखा गया है कि सेना में कम लोग बच गए हैं तो युद्ध नहीं होते थे? तब तक लड़ेंगे जब तक हम जिंदा हैं। जिंदा ही नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं। एक बात और बताइए, आपने कहा कि ये डर के नहीं गए, कोई और बात है, वो क्या बात है? मैं वही आपसे कह रहा हूं कि आदरणीय अशोक चौहान जी ही बता सकते हैं, बाबा सिद्दीकी बता सकते हैं, मिलिंद देवरा जी बता सकते हैं कि हम क्यों गए। क्या ऐसा अपराध कांग्रेस से हो गया कि इन 30-40 वर्षों में उनको दे नहीं पाई और उसके लिए वो चले गए? अरे कोई नौजवान गया होता जो जिसकी उम्र 25-30 साल रहती तो हम समझते कि लगता है इसे समझ में नहीं आई पार्टी। 40-40 साल रहने के बाद आपके यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं हो रही ना सर आनंद जी? कोई किस विषय में गड़बड़ नहीं हो रही है? अरे आजकल मौका है, माहौल है, मौसम है। किस विषय में नीरज जी? मैं समझा नहीं, किस विषय में? अरे मैं कह रहा हूँ कि आपके यहाँ तो नहीं टूट फूट या इधर उधर जाने का कोई प्लान बन रहा है? नहीं नहीं नहीं, पक्का ना? पूरी तरह से महाविकास आघाड़ी के हम अभिन्न हिस्से हैं। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के संपर्क में निरंतर है, हमारा संवाद निरंतर है। तो हम तो कहीं नहीं जा रहे, बल्कि एक वंचित हमारे साथ आ रही है तो हम तो और मजबूत हुए हैं। अच्छा, ऐसा मैंने सुना है, ऐसी खबरें हैं कि आप लोग बहुत गंभीर विचार कर रहे हैं कि कांग्रेस के साथ रहना है कि नहीं। ये बेबुनियाद बातें हैं, ऐसा तो कोई विचार कहीं हो नहीं रहा, पता नहीं कहां से खबरें आती हैं। हम कह रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, साथ रहेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी को हराना। जितने सर्वे आ रहे हैं उन सभी सर्वे में महाविकास आघाड़ी को बढ़त दिखाई ये और बड़ी चिंता की बात है आनंद जी कि सर्वे में आप जीतते हुए दिख रहे हैं, आपका गठबंधन को ज्यादा सीटें मिल रही, फिर भी लोग भाग रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी चिंता की बात थी, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो भाग नहीं रहे हैं, उन्हें भगाया जा रहा है। किस लिए? भागना कैसे आप करो डर नहीं रहे, फिर क्यों भाग रहे हैं? नहीं, हमें कमजोर करने के लिए। आज अरे तो ऐसा क्या हो गया कि आपको कमजोर करेंगे? अंत में सत्ता तो चाहिए उनको। एक भी विधायक यदि हमें छोड़कर जाता है, एक भी विधायक, भले वो हमें अपना न समझते हो, हम तो उन्हें अपना समझते थे, तो हम तो कहीं ना कहीं दुखी होते हैं, निराश होते हैं। फिर भी जितना तिकड़म करना है उन्होंने शिवसेना के साथ किया, राष्ट्रवादी के साथ किया, कांग्रेस के साथ कर रहे हैं। जितना भी तिकड़म कर लेंगे उनको महाराष्ट्र में 10 सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल रही हैं। ये उनके चिंता का कारण है। आनंद जी बड़े बड़े नेता। आनंद जी रुकिए, अभी आते दोबारा आपके पास। आकाश भाई एक सवाल और। आनंद जी ने कहा कि ये डर वाला जो आप बता रहे हो ना, ईडी सीबीआई वाला, ये मसला नहीं है, कुछ और है। क्या है वो? देखिए, जो भी मसला रहा हो, अब भाजपा का जो यहाँ का जो बुनियादी कार्यकर्ता जो आरएसएस आइडियोलॉजी पे चलता है, उसका क्या हाल होने वाला है? आज नांदेड़ से अशोक चौहान जी है, वहां प्रताप पाटिल चिखलीकर ऑलरेडी भाजपा के सांसद है, तो वो अशोक चौहान जी को हरा के सांसद बने, तो उनका क्या होने वाला है? आज ये भी आप देखिए सर, आप लोग ना उनकी ज्यादा चिंता कर रहे हो, अपनी कम। ये मुझे थोड़ा सा आप लोगों से मतलब क्या बताएं, आप उधर की ज्यादा चिंता कर रहे हो, उनका क्या होगा, इनका क्या होगा, अपनी चिंता नहीं कर रहे, यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। सर जी मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी स्वातंत्र संग्राम से जन आंदोलन से खड़ी हुई पार्टी है। कांग्रेस पार्टी गांधीयन और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को मानने वाली पार्टी है। क्या आपको लगता है जो इतनी बड़ी देश ब्रिटिश राज को, हुकूमत को उखाड़ के फेंकी है, उसके बाद सेकंड लीडरशिप नहीं होगी?
मैं बोलता हूँ कि नहीं, अरे मेरा सवाल नहीं सर, अरे सर आकाश भाई प्रैक्टिकल सर, आकाश भाई मैंने कहा था छोटे छोटे सवाल लगते हैं। मैं बहुत प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स की डिस्कशन पे बिलीव करता हूँ, वो भी चुनाव के मुहाने पे 60 दिन पहले खड़े हुए। देखिए आपकी बात को, आनंद जी आपकी बात को मैं फेस वैल्यू पे मान लूँ, अगर आज की शिवसेना में कुछ नहीं होने वाला, कोई विचार नहीं हो रहा इंटैक्ट इंडिया अलायंस के लिए, ऐसे ही फेस वैल्यू पे मैंने फखरुल हसन चांद को माना था। इन्होंने कहा था अखिलेश जी की बात हो गई जैन जी से, और जैन जी छोड़ के चले गए। फखरुल भाई ये क्या हुआ? अब वो मुस्कुरा रहे बैठे। देखिए नीरज जी, पहले तो माफी चाहता हूँ, मैं पिछले 1-1.5 घंटे से पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ ऑफिस, लेकिन 3 किलोमीटर का सफर तय नहीं हो पाया, इसलिए मुझे कार से जुड़ना पड़ा, माफी चाहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब हमने आपसे बात की थी नीरज जी, तो बिल्कुल विश्वास के साथ की थी। आदरणीय जयंत चौधरी जी से आदरणीय अखिलेश यादव जी की बातचीत हुई थी, तभी मैंने कहा था, मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ वो भी बात कही थी, और बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को भी कह रहा हूँ। लेकिन अगर वो छोड़ के चले गए तो भाई उनकी डील हो गई होगी, वो डील उनकी अच्छी हो गई होगी। हम तो उनको सम्मानजनक सीटें दे रहे थे, वो आरएलडी जिसकी आज विधायकों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 के बाद चटा नहीं है। 5 विधायकों वाले दल को समाजवादी पार्टी ने उनके नेता को राज्यसभा भेजने का काम किया, और आज अगर वो छोड़ के गए इंडिया गठबंधन को तो उनका फैसला हो सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी मजबूत है। अगर हम आज उनसे सवाल पूछे किसानों के मुद्दे को लेके, कल किसान दिल्ली घेरने जा रहे हैं, उन्हीं सब मुद्दों को लेके आरएलडी हमेशा आवाज उठाती थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई। तो देखिए राजनीति में संभावनाएं तो रहती है नीरज जी। जब हमने आपसे उस समय बात की थी तो बातचीत हमारी भी चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जो उनकी डील थी वो पक्की हो गई, इसलिए आज समय डील हो गई थी फखरुल भाई, उस समय डील हो गई थी। आप जबरदस्ती, मैंने देखो आनंद जी गवाही देंगे, उस दिन आनंद जी भी थे, आनंद जी ने ताल ठोक के कहा था मेरी पार्टी में कुछ नहीं होगा। मैंने आपसे कहा था कि 72 घंटे के अंदर 12 फरवरी से उनकी स्मृति दिवस के पहले ये खेल हो जाएगा। आप मान नहीं रहे? नहीं बात हो गई अखिलेश जी से? नहीं नीरज जी, जैसे मैं कह रहा था कि नहीं बातचीत हो गई तो बातचीत की अब, लेकिन अगर कोई लीडर बातचीत करने के बाद भी चला जाए तो भाई राजनीति में तो देखिए सब कुछ हो सकता है। अच्छा ये बताइए, उनकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तगड़ा नुकसान होगा आप लोगों को? फाइनल डील उनकी वजह से नुकसान है? नहीं है, देखिए कोई नुकसान नहीं है नीरज जी, कोई नुकसान नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि 5 सीटों वाली आरएलडी, जिनकी आप उनके सदस्यों को देखिए तो उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन आज भी आरएलडी 1, 2, 3, 4, 5 के बाद छठा विधायक उनके पास नहीं है, और हो सकता हो कि 4 ही विधायक बचे, 5 भी ना हो। तो हमें क्या नुकसान है? हमें क्या नुकसान है? उनके 4 विधायक। अरे तो अपने साथ रखे क्यों थे ऐसे आदमी को जिसका कोई लाभ नहीं है आपके साथ? नहीं, हम तो समान विचारधारा वाले दल, जिनको जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, उनको सबको साथ लेके चलना चाहते थे। हम आज भी वही मकसद है। वो छोड़ के गए, हमने उनको थोड़ी कहा कि आप हमें छोड़ के चले जाइए। अच्छा यही बात बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि जो देश निर्माण के काम में आना चाहता है उसका स्वागत है, तो आप लोग कहते नहीं डरा धमका के ले जा रहे हैं। नीरज जी, वो तो विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं, तो वो अपनी संख्या को बढ़ाते रहे, लेकिन देश जो है वो भारतीय जनता पार्टी से अब आजिज आ चुका है। किसान और मजदूर सब मिल के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। ये जो समंदर अपना कार्रवाई को बड़ा कर रहे हैं, डर है भारतीय जनता पार्टी का। वो जान रहे हैं कि सबको साथ लेके भी वो बहुमत की संख्या पे नहीं पहुंच रहे, इसलिए उनको जरूरत है तो हम लोगों को भी साथ ले लेंगे। लेकिन जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं वो हमेशा लड़ते रहेंगे। हम कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में हैं, हम सब पूरी मजबूती से। अच्छा सुनो मेरी बात फखरुल भाई, अभी आ रहा हूँ आपके पास दोबारा। अभी सीट शेयरिंग वाला मामला फाइनल कर लो कांग्रेस के साथ, अभी समय है, वरना बाद में फिर मत कहना मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, फिर आप इसी शो में आके वही बात करोगे। आप लोग कुछ मतलब, चलो मैं क्या बोलूँ। विजय जी और सज्जन जी, विजय जी मैंने गद्य में एक शेर पढ़ा था आज कि जब तक वो मेरे साथ है बहुत काम का है, जिस दिन मुझसे दूर गया बेकार है। ये गद्य का शेर मैंने इसे बोल लिया था। ये देखो अभी बता रहे हैं फखरुल भाई, मैंने इसे पूछा गया किसी काम का नहीं, 4 विधायक है उनके पास, वो किस लायक है? अब बताइए क्या हो क्या रहा है ये सर? विजय जी बिल्कुल ठीक आपने शेर पढ़ा, लेकिन नीरज जी आपको खराब लगेगा, लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि आप क्या करते हैं, सच बोलते हैं, और राजनेता जो है वो सच जानते हैं, बोलते नहीं है। ये फर्क है। आप सच बोल भी देते हैं और नेताओं को आप डॉक्यूमेंट डालते हैं। मुश्किल यह है कि जो बात होती है ना, जो आपने ठीक बात कही कि जो जयंत चौधरी
कहीं पर थे, अखिलेश जी के साथ थे, कहीं थे तब तक ठीक थे, आज भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो वो कुछ काम के नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए आज वो सबसे ताकतवर हो गए, जबकि वो पहले, उससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनको किसी की जरूरत नहीं थी। तो ये तो काम चलता ही रहता है पॉलिटिकल पार्टीज में क्या है। और जितनी मैंने बहस सुनी, अभी बार बार ये बात हो रही है कि भाई ईडी सीबीआई इसको डर जो बनाता है, इसका एक मतलब जो मुझे समझ में आता है, हो सकता है आप करेक्ट कर दें क्योंकि आप विद्वान लोग हैं, कि इसका मतलब है कि जिन लोगों को लिया है भारतीय जनता पार्टी ने या जिस भी पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं, वो सब लोग आपकी पार्टी में थे और करप्ट थे। तो या तो करप्शन आपका एक वो मूल विचार है, इसी वजह से ईडी सीबीआई चल रही होगी ना, उसका डर होगा, चाहे वो अशोक चौहान साहब हों या कोई और लोग हों, तमाम लोग हों। तो और फिर उसको मैं समझता हूँ इतना बड़ा इशू बनाना चाहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही एक आंदोलन बना लेना चाहिए था। इस चुनाव में भ्रष्ट बीजेपी, एक इंडिया गठबंधन क्यों नहीं इस कैंपेन को चलाती कि भाई ये सारे भ्रष्ट लोगों को ले रहे हैं, लेकिन आप खुद भ्रष्टाचार को साबित कर रहे हैं कि भाई जिन लोगों को लिया वो सब भ्रष्ट थे, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे अशोक चौहान हो, चाहे अजीत पवार हो। मैं इस पर बहस पर नहीं जा रहा कि वो भ्रष्ट है कि नहीं है, भ्रष्ट तो है ही, लेकिन आप इसको स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन मैं कांग्रेस की जो दूसरी चिंता बता रहा हूं, वो मैं ये देख रहा हूं, जिसका जिक्र अभी आनंद जी ने भी किया कि 30-40 साल की बात नहीं है, मैं देख रहा हूं मिलिंद देवड़ा की बात हो, जो हमारे जितेंद्र प्रसाद हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, ये आज अशोक चौहान साहब हो, आरपीएन सिंह जनरेशन से कांग्रेस के साथ जुड़े, आरपीएन सिंह हैं कांग्रेस के साथ जुड़े, और मैं पूरी लिस्ट देख रहा हूं तो उसमें इतने सारे लोग हैं जो 2 पीढ़ियों से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और उसके बाद भी वो छोड़कर जा रहे हैं। तो ये गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए संगठन के लिए। आजकल हम लोग एक बड़ा, आज मैं देख रहा था जब अशोक चौहान की खबर आई तो लगा कि उसमें लिखा हुआ था कांग्रेस को बड़ा झटका, तो मुझे हंसी आई, कांग्रेस को तो कोई झटका ही नहीं है। कांग्रेस को क्या झटका? कांग्रेस को झटका होता तो राहुल गांधी चौक थे, कांग्रेस को झटका होता तो सोनिया जी चौक थी, कांग्रेस को झटका होता तो मल्लिकार्जुन खड़गे कोई एक्शन लेते। कांग्रेस में कोई आपको हलचल दिखाई दे रही है? तो फिर हम झटका लगा रहे हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि जो जा रहा है या नहीं जा रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कांग्रेस इस सारे विदाई समारोह को कैसे ले रही है। अशोक चौहान पे संजय निरुपम का एक ट्वीट है, आपने देखा हो, तो उसमें उन्होंने कहा कि वो काफी समय से कोशिश कर रहे थे और उन्होंने लीडरशिप को, महाराष्ट्र के कुछ शीर्ष नेताओं की शिकायत की थी कि वो सब गड़बड़ कर रहे हैं और सुनवाई नहीं हो रही, और उनका ये बड़ा घाटा है। अब मुझे नहीं पता संजय निरुपम जी कहां तक पहुंचे हैं, आपके बहुत करीबी मित्र हैं नीरज जी, आपके पड़ोस में रहते हैं, तो वो कहां तक पहुंचे, वो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अशोक चौहान 10-12 एमएलए और बड़े लीडर्स को साथ में लेकर आ रहे हैं, तो ये कांग्रेस को चिंता करने की बात है। आनंद जी भी बात करें, आनंद जी बहुत ही मधुर लोगों में से हमारे मित्र भी हैं, लेकिन पूरी की पूरी पार्टी तोड़ दी भारतीय जनता पार्टी ने। उसमें से कितने लोग जो थे जिन पर ईडी की बात हुई, ईडी की बात नहीं ना, संजय राउत भी चले गए थे, लेकिन संजय राउत तो नहीं गए ना बीजेपी में, जेल चले गए। तो आप कितनी ताकत से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो आज बार बार चिंता भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि आपको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरा आंदोलन चला ले, लेकिन अपनी चिंता कीजिए ना, आपका घर में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, आज बिहार में जो हुआ है वो आपने देख ही लिया कि इतना खेला होने का हंगामा आपने किया था, वो खेला हुआ कि नहीं हुआ। ये हमारे जयंत चौधरी साहब की जिक्र आपने उसी दिन कर दिया था। एक तो आप खबरें जो है पॉलिटिकल लीडर्स की पहले ब्रेक कर देते हैं, लीक कर देते हैं कि जयंत चौधरी जाने वाले हैं, तो वो जो संकट है इससे पूरा इंडिया गठबंधन लड़खड़ा गया है, और भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबा बढ़ा रही है या उसको आधी चिंता है, अपना बहुमत की चिंता, जो भी हो, अपने बहुमत की चिंता करके भी मान लो वो सबको लेकर आ रही है। तो आपको चिंता नहीं है बहुमत की, आपको सरकार नहीं बनानी है, आपको इंडिया गठबंधन का जो नेक्स्ट सरकार है, भारतीय जनता पार्टी को हटाने की तैयारी है, वो नहीं करनी है क्या? इन सारे मुद्दों को आप ईडी सीबीआई के बहाने से छोड़ेंगे तो नतीजा क्या होगा 2024 का, आप सोच लीजिए। जब ममता बनर्जी कहें कि 40 सीटें आएंगी तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलेंगे उस पर, या भारतीय जनता पार्टी का नेता क्यों नहीं बोलेगा? ये बीजेपी ने तो पहले नहीं कहा ना, ममता बनर्जी ने पहले कहा। अरविंद जी ने अभी साफ कर दिया कि वो दिल्ली में भी 7 सीटें जीतने वाले हैं। तो कहां पर कौन लड़ रहा है, क्या नहीं कर रहा। और बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि वहां पर महाराष्ट्र में जो गठबंधन है वो ज्यादा मजबूत है, उसके बाद भी लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो ये इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है, और जो झटके हम लोग समझते हैं कि आपको झटका लग रहा है, उस झटके को वो लोग भी महसूस करके इस पर काम करें। बीजेपी को रोज रोज गाली देने, मुझे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बीजेपी को गाली देते रहिए, लेकिन अपना तो घर संभाल लीजिए ना। जी बिल्कुल, ये मैंने तो यही पूछा भी था इन लोगों से, अपने दोस्तों से जो पार्टी के प्रवक्ता है, कि साहब उधर क्या हो रहा है उसकी चिंता ज़्यादा, आपको अपनी चिंता इधर करनी चाहिए कि हमको कैसे जीतना है। मतलब ठीक है, प्रवक्ताओं की मैं मजबूरी समझता हूँ कि आप
आपको एक पॉलिश्ड वे में बोलना, इसमें कोई शक नहीं, मैं समझता भी हूँ, लेकिन पार्टी में कोई एक्शन नहीं दिख रहा। अभी विजय जी ने कहा कि राहुल जी के ऊपर कोई फर्क नहीं, वो मलंग एकदम चले जा रहे हैं यात्रा में, कोई तनाव नहीं उनको जीवन में कि भैया महाराष्ट्र में आके देखें इधर 3-3 नेता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, कोई चिंता ही नहीं है। सज्जन कुमार जी क्या है, मतलब इंडिया गठबंधन अब सिर्फ कागज पे ही बचा है, सब अपनी अपनी देख रहे हैं और कांग्रेस को विशेष तौर पर कोई चिंता दिखाई नहीं दे रही, एक्शन नहीं दिख रही। अब आकाश जी को मैं क्यों दोष दूं कि वो कुछ बोल नहीं रहे, जब नेताजी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अध्यक्ष जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष का एक महत्व होना चाहिए, लेकिन क्राइसिस अभी क्या है भारतीय लोकतंत्र की कि विपक्ष जो है उसके अंदर में गुरिल्ला वॉर चल रहा है। कन्वेंशनल वॉर तो वो बीजेपी से लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप इंडिया अलायंस और विपक्ष की देखें तो उसके अंदर में एक गुरिल्ला वॉर है जिसमें कांग्रेस बहुत सफर कर रही है। और ऐसा ये बात नहीं है कि केवल बीजेपी में जा रहे हैं, और ये नहीं अभी जा रहे हैं। आप ये बताएं कि असम जो प्रदेश है में हेमंत बिश्वा शर्मा की बात आप कह देंगे कि साहब करप्शन था, सब कुछ था, उन पे दबाव था, चले गए। सुष्मिता देव छोड़ के क्यों चली गई, और वो तो टीएमसी में गई, वो बराक वैली, सिलचर वगैरह से वे बड़ी नेता थी, आपके महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष थी, वो छोड़ के क्यों चली गई। कमलापति त्रिपाठी के पोते जो है ललित त्रिपाठी मिर्जापुर से, पूर्वांचल से, वो छोड़ के चले गए, जितिन प्रसादा चले गए। तो ये जो एक्सोडस है कांग्रेस से वो हो रहा है। तो पहला तो डायग्नोसिस सही होनी चाहिए। गुलाम नबी आजाद चले गए, बहुत सारे बाकी नेता हैं जो विचार से कांग्रेसी हैं, वो भी छोड़ के चले गए। और गुजरात में तो आम आदमी पार्टी में चले गए, कहीं पे टीएमसी में चले गए। तो कांग्रेस से क्या हो रहा है कि एक्सोडस हर दिशा में हो रही है। बीजेपी चूंकि ज्यादा इंसेंटिव को दिख रहा है तो बीजेपी में ज्यादा एक्सोडस हो रहा है। तो कांग्रेस में कुछ तो सीरियस क्राइसिस है। अब वो क्राइसिस क्या है, देखिए पहली क्राइसिस तो ये है कि कांग्रेस में एंकर जो है, जो लीडरशिप है, उसकी क्राइसिस है। लीडरशिप की क्राइसिस क्या है कि आप देखें, नाम के लिए कांग्रेस एक मध्यम मार्गी ग्रैंड ओल्ड पार्टी रह गई। जितने भी पुराने कांग्रेसी हैं जो विचार से थोड़ा सेंट्रिस्ट हैं या सेंटर राइट हैं, आप देखिएगा उनके लिए अभी जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है उनके पास बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। इसलिए कल के डेट में आप देखेंगे बहुत सारे हमारे एंकर और बाकी लोग जो बात कर रहे हैं उन्हें भी लगेगा, क्योंकि कांग्रेस आज के डेट में पूर्ण रूप से वामपंथी जो नेता हैं उनकी एक प्लेटफॉर्म हो गई है। सीपीआई और सीपीएम को भूल जाइए, वो आज के डेट में सही में लेफ्ट पार्टीज नहीं है। कांग्रेस जो है वो उनकी सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म है और वो राहुल गांधी जी को बहुत पसंद आता है। उन्हें अब बताइए, कन्हैया कुमार ज्वाइन करते हैं, उन्हें एनएसयूआई का प्रभारी बनाया जाता है और एनएसयूआई के पुराने दिग्गज हमने देखा है वो बैठे हुए खाली या हाशिए पे हैं और उसके बाद सीडब्ल्यूसी के मेंबर बन जाते। क्या संदेश आप दे रहे हैं पुराने कांग्रेस को? तो एक तो विचार से ये एक सेंट्रिस्ट पार्टी ने, दूसरा क्या है कि भाई आपके साथ लोग क्यों रहे, आप ऑफर क्या कर रहे हैं, चाहे अलाइज हो चाहे अपने नेता हो। जिन राज्यों में आपके पास कुछ आधार है वहां आप समझौता नहीं करेंगे, और जहां पे आधार नहीं है वहां पे आप विपक्ष या जो बाकी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनसे बहुत ज्यादा वो नेगोशिएशन चाह रहे हैं। तो क्राइसिस ऑफ एंकर ये है कि एक तो आपके पास कोई अट्रैक्टिव ऑफर नहीं है, दूसरा जहां आपका आधार नहीं है वहां पे आपका एरोगेंस है, जहां आधार है वहां आप समझौता नहीं करेंगे। तो ऐसी दिशा में क्या है कि देखिए कांग्रेस के अंदर डायग्नोसिस बड़ी गलत है। आप G23, G19 जितने भी पुराने नेता आपके थे उन्होंने जब क्रिटिक की, आपने उन्हें कि वो डर गए हैं। कभी राहुल गांधी जी को लगता है कि हर कोई जो छोड़ के जा रहा है या तो आरएसएस से डरता है या हिंदुत्व से डरता है या वो लालची है, अपॉर्चुनिस्ट है। तो साहब आप एक पार्टी क्यों चला रहे हैं? ये तो बिल्कुल एक हो रहा है कि एक एनजीओ का जो फोरम होता है जिसमें आप चल पड़े हैं एक लंबी लड़ाई के लिए। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चुनाव जीतने के लिए उनका मेन मुद्दा होना चाहिए। हर चीज आप साधते हैं। हाई मोरल ग्राउंड जो है ना वो एक एस्केपिस्ट रूट है, वो एक डिफिटिस्ट माइंडसेट को देता है कि जब हम प्रैग्मेटिक और रियल वॉर में हार जाते हैं तो हम एक मोरल विक्ट्री क्लेम करते हैं। तो इसलिए हमें अभी लग रहा है, देखिए कांग्रेस अभी एक बहुत ही हिस्टोरिकल क्राइसिस के दौर से गुजर रही है और इसके लिए सबसे बड़ा जो है उनका ये है कि उन्होंने अपनी जो सेंट्रिस्ट मध्यम मार्गी जो उनका एक प्लैंक था जिसमें वो लेफ्ट राइट दोनों को लेके चलते थे, उसको छोड़ के वामपंथियों के साथ इंदिरा गांधी की तरह नहीं आए हैं। उन्होंने क्या किया है कि वामपंथियों की गिरफ्त में पार्टी को दे दी है। ये केवल एक अलायंस नहीं है, एसिमिलेशन भी नहीं है, ये टेक ओवर है। और ऐसे में आप देखिएगा पुराने जितने कांग्रेसी हैं भाई उन्हें अपनी रिलेवेंस बनानी है, वो निश्चित जाएंगे। और अलाइज क्यों जाए आपके साथ? आपके पास इंसेंटिव क्या है उनको देने? यूपी में समाजवादी पार्टी को आप क्या दे देंगे? आरजेडी या जेडीयू जो भी आपके साथ ही क्या दे देंगे? तृणमूल को आप क्या दे देंगे? तो उस तरीके से आप देखिए बहुत बड़ी क्राइसिस है और एक ओवरऑल होनी चाहिए। जी
आपने कन्हैया कुमार का जिक्र किया तो मुझे ध्यान है जब कन्हैया कुमार ने पार्टी ज्वाइन की थी कांग्रेस, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें लोगों ने पूछा उनसे कि आपने कांग्रेस क्यों ज्वाइन की, तो उनका ये जवाब था कि मैं कांग्रेस को डूबने से बचाने आया हूँ। ये बहुत मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा था कि ये क्या बोल रहे हैं। और उनके बगल में वो जो उस समय के प्रभारी थे हरियाणा वाले, वो बैठे हुए थे, सुन रहे थे वो। आकाश भाई, दीपक बावरिया जी, हाँ, गंभीर विश्लेषण की जरूरत है आपको लोगों को। देखिए, संकट के दौर से हर पार्टी गुजरती है, लेकिन ग्राउंड पर काम करते हुए भी दिखती है, फिर वो अपने आप को रिवाइव करने के लिए काम करती है। जो हमारे जो एनालिस्ट मित्र लोग कह रहे हैं कि एक गंभीर क्राइसिस से गुजर रहे हैं और आप कुछ एक्शन नहीं करते हुए दिख रहे हैं। अभी एक मिनट, विजय जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, कल मैंने कहीं सुनी, वो मैं आपको दे देता हूँ। तो एक्चुअली सवाल ही है मेरा कि जब एग्जाम का टाइम आया तो जिम ज्वाइन कर लिया, क्योंकि हेल्थ भी बहुत जरूरी है। एग्जाम तो आते जाते रहेंगे, हेल्थ तो पहले ध्यान देना चाहिए ना। सर जी, हाँ, मैं मेरे मित्र सज्जन कुमार जी को भी जवाब देना चाहूंगा और विजय जी को भी जवाब जी, छोटे छोटे में दीजिएगा जी। यस, कांग्रेस पार्टी क्राइसिस में नहीं है, हिंदुस्तान क्राइसिस में। यहाँ के 140 करोड़ लोग क्राइसिस में हैं। यहाँ पे जो डेमोक्रेसी का जो डेफिनेशन है, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल, टू द पीपल, वो क्राइसिस में है। और कांग्रेस जो है ये जन आंदोलन से दूसरा स्वातंत्र युद्ध लड़ने जा रही है। मेरे दोनों मित्रों, कोई लेफ्ट और राइट की बात नहीं है। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारा हैक हो गया है, तुम्हारे पूरे राइट्स ले लिए जा रहे हैं। 2024 के बाद चुनाव भी नहीं होंगे। जिस तरीके की फैसिस्ट ताकतें हिंदुस्तान पे कब्जा कर चुकी है, देखिए चुनाव आते जाते रहेंगे। मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, आप हंसिए, लोकतंत्र में चुनाव बहुत बड़ा है, लेकिन सब सिस्टम, सब इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन कमीशन से लेके हर एक इंस्टीट्यूशन आज हैक हो गया है, उनके इसमें है। तो आप इसके अंदर आपको लगता है कि न्याय मिलेगा जनता को? हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी इस देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से जनता को जागरूक कर रहे हैं, उनको वचन दे रहे हैं, और जनता से ही नेता बनेंगे। नेता तो आते जाते रहेंगे भाई, ये 30-40 साल। आनंद जी का भी एक छोटा सा कमेंट, उसके बाद विजय जी से बात लेंगे। विजय, आनंद जी, चुनाव आते जाते रहेंगे, नेता आते जाते रहेंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक कह रहे हैं आकाश भाई? नीरज जी, ऐसा है कि जो भी नेता दूर गए हैं, चाहे नीतीश बाबू हों, अरविंद केजरीवाल जी हों, जयंत चौधरी हों, ये वही नेतागण हैं जिन्होंने इंडिया की बैठक में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हमको एक सीट पर एक उम्मीदवार उतारना होगा और बड़ी आसानी से हम हरा देंगे। ये हमने नहीं कहा था, कि इन नेताओं ने आपस में कहा था। ये लोग आए थे कि इंडिया गठबंधन बनेगा, एक मजबूती से बीजेपी को हराएंगे। अब बारी बारी किन्हीं कारणों से सब लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ठीक बात है कि हमारे पास कम, आनंद जी आपकी गलती है, हमसे लड़ाई लड़ेंगे। आनंद जी आपकी गलती है, आपकी गलती है, मैं बता देता हूँ, आपकी भी और आकाश जी की भी है। आप मुझे ये बताइए कि इंडिया गठबंधन की पिछली बैठक कब हुई थी? बिल्कुल हुई थी, कब हुई थी मैं पूछ रहा हूँ, डेट बताइए। आप समझ गए? उसके बाद से इतने बड़े बड़े कांड हो गए, इस पर विचार के लिए कोई बैठक नहीं होनी चाहिए। समन्वय समिति बन गई तो बैठकों का कोई जरूरत नहीं रहा, लोग आपस में। समन्वय समिति ने क्या काम किया, मुझे ये बताइए। समन्वय समिति ने अब तक क्या काम किया? समन्वय समिति को 3-4 विशेष मुद्दे दिए गए थे। उस पे किया सीटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा हुआ क्या? कौन नेता? बिल्कुल चल रहा, 20 फरवरी के। अरे चल रहा सर, 31 दिसंबर से जाने कितनी डेट दे चुके हैं आप, मुलतवी करें। अदालत है क्या ये? तारीख पर तारीख मिलती रहेगी। उसके बाद चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी कुछ लोगों को दी गई। आप लोग नहीं, विजय जी, ये सब देखो, सुनने कोई मतलब नहीं। आनंद जी, इतने बड़े बड़े कांड घटनाक्रम हो गए, इस पर समन्वय समिति ने विचार किया होगा, चर्चा की होगी, दोष निकाले होंगे, वो बताओ आप। जब सबसे बड़े संयोजक नीतीश बाबू, जिनको हम प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे थे, जब वही स्वयं चले गए, तो उसके बाद वो कौन करेगा ये सर? मैं समन्वय कौन? हम पहली पार्टी हैं, हमारे नेता ने कहा, उद्धव ठाकरे जी ने, कि नीतीश बाबू आप आइए, एक समन्वय की जरूरत है। तब ममता दीदी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम प्रस्ताव क्यों लिया था? वो आज वही दोनों नेता, मैं वही क्यों नाम लिया था? उनको लगा कि ये वरिष्ठ है। आपसे पूछा था उन्होंने? लगा, मैं वही कह रहा हूं। आज वही दोनों नेता कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। तो बड़ी हास्यास्पद बात है कि जो हमारे घर को बचाने का दम भरते थे, उन्होंने घर में आग लगा दी। तो अरे कोई बाहरी कोई पड़ोसी आता तो हम एक बार ये कहते कि किसी। आनंद जी, मैं वही कह रहा हूं, इसी बात पर आपकी समन्वय समिति को अब तक विचार करके एक निष्कर्ष निकालना चाहिए कि वो लोग क्यों छोड़ के गए। विजय जी बताइए। आकाश जी ने भी आपको बता दिया
ये भी कह रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि लास्ट मीटिंग कब हुई थी, उसमें क्या डिस्कस हुआ? आकाश जी जो कह रहे हैं वो विजय जी और सज्जन कुमार को या नीरज जी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। वैसे वो दे भी रहे तो उससे कोई वो नहीं हो रहा, मुझे नाराजगी नहीं है। जो आपने सवाल किया वो महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे झटका अशोक चव्हाण का कांग्रेस को नहीं लगा, वैसे ही नीतीश कुमार के जाने के बाद क्या करना चाहिए था इंडिया गठबंधन को कि तुरंत एक बैठक करते और कहते नीतीश कुमार चले गए क्या होगा, बाकी हम सब लोग एक है ना। आप बताइए कि घर का मुखिया मान लो, सॉरी बहुत रूड वर्ड ले रहा हूं, यदि वो उसकी डेथ हो जाती है तो फिर घर वाले कहते हैं अरे अब वो तो मुखिया ही चला गया तो अब क्या करेंगे, बल्कि वो ज्यादा एकजुट होते हैं, ज्यादा ताकत से उस लड़ाई को लड़ते हैं और ये बताते हैं कि वो चला गया तब भी कुछ नहीं। नीतीश कुमार के जाने के तुरंत बाद मैं समझता हूं अगले ही दिन इंडिया गठबंधन को एक पूरे जो 25, 26, 27 जितने भी दल है, मैं गिनती भूल जाता हूं क्योंकि कल क्या होगी आज क्या होगी, इसलिए माफी चाहता हूं, तो वो सब लोग एक साथ खड़े होते प्लेटफॉर्म पर, कहते कोई बात नहीं, एक गया, हम सब तो एक साथ हैं, एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। है कि नहीं ये बात? और सत्ता की बात मत करिए कि कांग्रेस को क्या ऑफर नहीं मिल रहा, इसलिए आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ को सोचिए, 40 साल विपक्ष में रही है वो पार्टी, कितने लोग छोड़कर गए जब वो सत्ता में नहीं थे, उनके पास ऑफर करने के लिए कुछ नहीं था, तब भी क्या कोई लोग छोड़कर गए? ये आपको सोचने की जरूरत है। कोई एक बड़ा फॉल्ट है जिसको आप समझ नहीं पा रहे। ये बहाने ईडी, सीबीआई, राज्यसभा, लोकसभा का टिकट, ये नहीं है। इसका मतलब कोई एक मेजर फॉल्ट हो गया है जिसको कांग्रेस और जो दूसरी पार्टियां वो समझ नहीं पा रही। इमरजेंसी जेल की बात मैं बार बार करता हूं कि इमरजेंसी में जेल में जितने लोग भर्ती थे हिंदुस्तान के इतिहास में, आजाद हिंदुस्तान में कभी नहीं हुए। वो लोग डरे थे क्या इंदिरा गांधी से? वो लोग तो ज्यादा ताकत से एकजुट हुए ना। आज जितने लोग जा रहे हैं तो मैं समझता था कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नेगेटिव होगा कि वो पूरे देश भर में विपक्ष को एक ताकतवर विपक्ष के तौर पर खड़ा करेगी, लेकिन यहाँ तो हम सब लोग कमजोर होते जा रहे हैं, डरते जा रहे हैं और छूटते जा रहे हैं और सोच रहे भैया मेरा नंबर ना आए। सबको लगता है मेरा नंबर कब आएगा, वो मेरा टाइम आएगा की जगह लगता है कि मेरा नंबर कब आ जाएगा। तो वो जो चिंता है इस सबको देखने की जरूरत है। इसका मतलब कोई मेजर फॉल्ट इंडिया गठबंधन को तो खड़ा करना। अब मैं कह रहा हूं ना आज की कह दे इंडिया गठबंधन पूरी लड़ाई लड़ेगी, ये भ्रष्ट बीजेपी है, इसके खिलाफ ये सब भ्रष्टाचारियों को शामिल कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर रहे हैं, इसके खिलाफ। तो ये जो ताकत, ये जो वॉइस होनी चाहिए, क्या वो आपको दिखाई दे रही है? मैं मानता हूं कि कोई पार्टी खत्म नहीं होती, अशोक चव्हाण चले जाए, कोई और चले जाए, पार्टियां चलती रहेगी। जब दो की भारतीय जनता पार्टी, 2 एमपीज की पार्टी 303 पहुंच सकती है, तो अभी तो कांग्रेस के पास 50-52 लोग हैं, तो इसलिए वो नहीं। लेकिन आप ऐसे ही करते रहेंगे और ये तो लॉजिक ही नहीं है कि समन्वयक थे नीतीश कुमार जिनको आपने बनाया नहीं था संयोजक, वो चले गए तो अब क्या करें इंडिया गठबंधन में जी। ऐसा किसी परिवार में आप किसी चैनल के हेड हैं, वो सीईओ चला जाता है तो चैनल ध्वस्त हो जाता है क्या? बल्कि उसी दिन बैठक होती है, कहते हैं कि वो चले गए हैं, लेकिन आज हम है ना अब पूरी ताकत से इसको आगे खड़ा करेंगे और ज्यादा चैलेंज के साथ खड़ा करेंगे। वो जो एनर्जी है, वो जो सोच है, वो जो थॉट प्रोसेस है, वो इमरजेंसी जो है ना वो मुझे नहीं दिखाई दे रही। जनता को ये महसूस नहीं करा रहे आप कि भैया ये बीजेपी सबको डरा डरा कर है ना खत्म कर रही है, क्या ये मैसेज बना रहा है? राम मंदिर वाले की बात तो और ज्यादा मुझे लगता है कि वो जो फायर, ये करंट दिखनी चाहिए, वो एकदम मिसिंग है। हम लोग के न्यूज रूम में हम लोग प्लान A, B, C, D तक बनाते हैं कि मान लीजिए कोई प्रोग्राम करना है एक दिन, तो प्लान A तो प्रोग्राम हो गया और मान लो कोई घटनाक्रम से नीरज जी एक लाइन आपने लाइन कह देता हूं, आपने राम मंदिर का जिक्र कर दिया, तो अभी जो है हिंदुस्तान में और कांग्रेस और विपक्ष को जय राम से जय श्री राम की राजनीति के बीच में फर्क देखना पड़ेगा। जी छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आनंद जी ने इशारा भी किया, तो पता नहीं सहमति में से हिला रहे थे कि या असहमति में, उससे ही पूछेंगे और फिर चलेंगे सज्जन जी के पास। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। आज चर्चा ये हो रही है कि इंडिया अलायंस में पहले दल निकल रहे थे, अब विद इन पार्टी बहुत सारे बड़े बड़े नेता छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस में ही। अब ये एक तरीके से भागम भाग मची हुई है, क्यों जा रहे हैं ये समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आनंद जी जवाब देना चाह रहे थे विजय जी की बात को, आनंद जी संक्षेप में रखिएगा, सर छोटे में बताइए। नीरज जी, हम विजय जी की बात से सहमत हैं कि यदि बहुत लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं, पिछले कई वर्षों से जा रहे हैं, कई बार जा रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। कोई बात नहीं, आप हमारे शुभचिंतक हैं, अपनी बात कही, जरूर इस पर चिंतन होगा, इस पर बैठक होगा। लेकिन जैसा हमने पहले कहा कि नीतीश बाबू, जयंत चौधरी, अरविंद केजरीवाल जी, ममता बनर्जी जी, ये वही सब नेता हैं जिन्होंने हमारे साथ बैठकर चिंतन किया था कि बीजेपी को कैसे हराया जाए। ऐसा नहीं कि चिंतन होते नहीं थे। अब एक नए सिरे से कांग्रेस को और भी तक जो बच गए हैं गठबंधन में, उनको लेकर एक बड़े चिंतन की 100% आवश्यकता है और बहुत जल्द हम उस पर काम करेंगे। धन्यवाद।
कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पहले सब शुरू में अंदर की प्लानिंग सुन ली, उसके बाद उन्होंने कहा चलो उधर चलते हैं? आप लोगों ने सब डिस्क्लोज कर दिया होगा? नहीं ऐसा नहीं था ना? अरे आप भी 3 बार गए तो महत्व उनको दे रहे हो कि वो लोग आए थे, रचनाकार वही थे, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। तो ऐसा कई बार होता है कि स्वयं आए थे बीजेपी को हराने के लिए। वो खुद कह रहे थे कि बीजेपी को हराना बहुत जरूरी है। हम नीतीश बाबू तो क्या क्या कहें अब। तो उन्होंने देखा कि इधर कोई दम नहीं, हरा पाएंगे नहीं, इसलिए चलो उधर ही चलते हैं। अंत में तो जीत ही काम आती है सर। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही हो। हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे तो चुनाव में ही पता चलेगा। अब कोई मौसम वैज्ञानिक की तरह चुनाव वैज्ञानिक भी हो तो हम नहीं जानते। सर बिहार के लोग मौसम वैज्ञानिक होते, रामविलास पासवान जी गजब मौसम वैज्ञानिक थे। वो तुरंत तत्काल समझ जाते थे किधर खेल होने वाला, उधर ही चले जाते थे वो। अभी ये तो मैं बिहार को फेस वैल्यू में मान के चलता हूँ कि वहाँ के नेता बहुत जल्दी समझ लेते हैं अंदर की बातें। खैर, जफरुल हसन भाई साहब, सीटों का समझौता हो गया क्या आपका कांग्रेस के साथ? कौन देखिए नीरज जी, अब तो और 6-7 सीटें फ्री हो गई होंगी। नहीं नीरज जी, समाजवादी पार्टी ने तो पहले ही कहा कि हमारा कांग्रेस के सीटों का बंटवारा हो गया है। कहाँ हो गया? आखिरी जहां कितना हो गया, जरा नंबर बताओ आप, कहाँ हो गया? भाई हमने तो 11 सीटें पहले दे दी। वो 20 मांग रहे थे, डील डन हुई क्या? आकाश जी से भी पूछूं मैं? मांगना देखिए ना, ऐसा ना नीरज जी, मांग तो वो 27 सीटें रहे थे। हाँ। वो 20 नहीं मांग रहे थे। तो वो मान गए क्या 11 में? बिल्कुल मान गए। कहाँ मान गए? आकाश जी आपने ले लिया 11 सीट, डील डन, खत्म, मान ले हम कि 11 में आप लड़ेंगे, बाकी सब उनकी। नीरज भाई, सीटों का बंटवारा भी हो गया है और सीटें भी तय हो गई। नंबर बता दो आप, खाली केवल नंबर बता दो, आप नाम छोड़ो। हमारे वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के जो कन्वीनर बनाए गए मुकुल जी वासनिक हो, अशोक गहलोत जी हो, हर स्टेट पार्टी से डायलॉग चालू है। लगभग तय हो गया। ये इंटरनल विषय है। आप ये सब बातें भाजपा को क्यों नहीं पूछ रहे? मेरा कहना क्या है, मेरे मित्र विजय सर जी जो भी बोल रहे थे उनका मैं स्वागत करता हूँ और उनकी बातों को से मैं भी सहमत हूँ। लेकिन इस देश के अंदर जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मेरा सवाल आपसे कि आप लोग हमको विपक्ष से पूछ रहे हैं क्या होने वाला? जो सत्ता पक्ष है जो ये सब कर रहा है, जो आज जो भी लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कभी उनको भी पूछिए। और जो कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया गठबंधन कर रही है, ये बताने का भी काम कीजिए। हमारे नेता 4000 किलोमीटर का यहाँ पे भारत जोड़ो की ये किया, 6200 किलोमीटर लोगों में जा रहे हैं। आप बताइए, आप बोलिए जनता के अंदर हम लोग जा रहे हैं, हमारे नेता नहीं जा रहे जी। आकाश जी दो चीजें सर। आकाश जी सुनो ना, देखो देश के स्वतंत्र युद्ध में बड़े बड़े योगदान दिए गए और इस देश के अंदर जो भी इस देश बना है ना, इसके अंदर मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। अरे और ये सुनो ना सर, मीडिया देखिए सर, अगर आकाश ये सुन लो ना, आप मीडिया को ले आए तो हमको तो बोलने दो। हमारे मामले में आपने टिप्पणी कर दी। बिल्कुल नीरज जी, आपका सुनने ही आए हम लोग। हाँ सिर्फ नहीं, मुझे सुनने नहीं आया सर, मैं सुनूंगा आपको और देश सुनेगा। मैं तो पूछूंगा, मैं उस रोल में हूँ। सिर्फ मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूं और ये कह सकता हूं कि भरपूर आप लोगों को मंच में देता हूं। आप देखो इसमें भाजपा कोई है क्या? आप ही के लिए बुलाया ना हमने। अरे सुनो ना, अरे पहले पूरी बात सुन लो। और इस तरह के मैं दर्जनों शो कर चुका हूं कि जिसमें आप अपनी बात रखें। जब उनको बुलाते थे ये सवाल उनसे मैं पूछता हूं, नंबर 1। नंबर 2, न्याय यात्रा जब पहली वाली हुई थी तो उसका भरपूर कवरेज हमने दिया। 1 दर्जन कम से कम शो किए होंगे उसमें हमने। अभी दूसरी वाली जो यात्रा हो रही है उसमें छुटपुट कवरेज इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो दिख नहीं रही है। नंबर 2। नंबर 3, आप कोई एक्शन करते हैं? आपने इंडिया गठबंधन की कितनी मीटिंग करी बताइए आप, मैं क्या डिस्कस करूं? आपने नीतीश कुमार के जाने के बाद कन्विंस किया वही मीटिंग? आपने अखिलेश जी के साथ बैठ के फोटो खिंचाई और सीट शेयरिंग करते हुए कोई डिस्कशन किया? मैं क्या डिस्कस करूं? मैं पूछ रहा हूं तो आप लोग कह रहे हैं कि अभी बातें चल रही हैं, तो मैं डिस्कस कर रहा हूं बातों को। नीरज जी सर आईना पहले देखिए करिए, मीडिया पे आरोप लगाने से आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। नीरज जी मेरा समय था। हाँ मैं जफरुल भाई के समय, जफरुल के समय बताओ भाई। जफरुल भाई, फखरुल माफ कीजिए, फखरुल। हाँ देखिए नीरज जी, सवाल ये है कि आखिर लड़ कौन रहा है? हम तो कहते कि भारतीय जनता पार्टी, आप उनके में और लोग भी शामिल हो जाए और दल भी चले जाए, लेकिन हमारी लड़ाई हमारी विचारधारा की लड़ाई है। हम कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकते। और आज जनता देख रही कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ कौन रहा है। हम लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के जो हमारे साथी हैं तमाम वो लड़ रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अगर हमारे साथ बचा तो हम मजबूती से कह रहे ना कि हम इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ हम ये 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पूरे विश्वास के साथ करें कि हम लड़ेंगे। 11 सीटें
अगर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दी है तो हम कोई जिद थोड़ी करके बैठे हैं कि हम 11 पे ही मानना ही नहीं, 11 ही आपको तो तय कर लो ना महाराज, 60 दिन बचे हैं सिर्फ, चुनाव के बाद तय करोगे क्या आप? नहीं, फिर नीरज जी देखिए, हम तो कहते हैं हम आगे हैं, हम तो एनडीए से आगे, कम से कम सीटों पे बातचीत कर रहे हैं। अरे तो आपको क्या पता उनके यहाँ बातचीत नहीं हो रही होगी? उनकी जो डील आप लोग करो डील डन, तो डील इसी पे डन हुई होगी कि जयंत जी को कहां से लड़ना है, किसी दिन अनाउंस कर देंगे वो। नहीं, मैं आपकी इसी बात पे बात कर लेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा की जो सीट है उस पर तो श्रीकांत शर्मा जी को फाइनल कर दिया। हमसे आरएलडी मथुरा की सीट मांग रही थी, क्या वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं मांग रही होगी मथुरा की सीट? तो उनको तो वो मथुरा की सीट अभी तो जयंत जी को ये बोल देना चाहिए ना, फिर डील नहीं करते ना, वही तो करो। अगर वो डील हो गई तभी तो उन्होंने हाँ की होगी। नहीं नीरज जी, हमसे भी तो 7 सीटों पे हाँ ही करके गए थे लखनऊ। नहीं, उसमें से आप 4 सीट पर उनके सिंबल पे अपने प्रत्याशी लड़ाना चाहते थे। विरोध तो यहाँ पे था ना, 3 सीट दे रहा था खाली उनको। तो उनके कार्यकर्ता कहते इनके लिए हम अपने जूते क्यों घिसे? हम आपकी बात से सहमत है नीरज जी। मैं तो कह रहा हूँ हम 7 दे रहे थे, 3 अपने उतार रहे थे। भारतीय जनता पार्टी तो उनको 3 ही सीट दे रही है। अरे तो उस पर वो मान गए होंगे ना भैया, आपसे नहीं माने इसका मतलब कोई गड़बड़ थी आपके अंदर, उनसे मान गए, भारत रत्न ले लिया, ये राज्यसभा ले लेंगे, 2-3 मंत्री राज्य सरकार बना लेंगे। क्या डील हुई वो? अगर उनका डील नहीं होती तो बताइए। अच्छा एक चीज बताओ आप, फखरुल हसन चांद जी, आप एक चीज बताओ मेरे को। नीरज जी 10 सेकंड में मैं अपनी बात कर लूं। देखिए, डील तो उनकी राजभर के साथ भी हुई थी, डील उनकी इनके साथ भी हो गई है, लेकिन फाइनल पिक्चर ना राजभर जी की सामने आई हो ना इनकी सामने आई। सुनो ना, अरे सर जफरुल भाई, राजभर जी को 22 जनवरी तक उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा था कि मैं मंत्री बन जाऊंगा। आज क्या तारीख हो गई है? बने नहीं बने? कुछ किया उन्होंने? नहीं किया। बल्कि मैंने तो ये सुना कि जयंत चौधरी की डील कराने में वही इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं। और आपको बता दूं अंदर की खबर, उन्होंने ये डील कराई, वही मिले जुले 3-4 बार। एक बात बताओ खाली, आप लखनऊ विश्वविद्यालय चुनाव लड़े हो ना आप? नहीं, मैं तो लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज छात्र संघ का अध्यक्ष। कितने महीने पहले वहां तय हो जाता था कि कौन आदमी चुनाव लड़ेगा? बोर्ड लग जाते थे ना वो नदी पे, गोमती नदी के ऊपर से। नहीं, बोर्ड अरे तो ऐसे बोर्ड क्यों नहीं लग रहे भाई पूरे उत्तर प्रदेश में कि ये कहाँ कांग्रेस लड़ेगी यहाँ से? अरे आप क्या मतलब फखरुल भाई, रुको ना, सज्जन कुमार जी बात 65 दिन बाकी हैं और अभी आप तय नहीं कर पा रहे हो, फिर हमको बता रहे हो बातचीत चल रही। बातचीत तो चल रही है जब सज्जन कुमार जी, बातचीत चल रही है, बातचीत को चुनाव बाद तक चलती रहे। पोस्ट पोल अलायंस पे हम लोग बातचीत कर सकते हैं क्या? पोस्ट पोल अलायंस का तो कोई मतलब ही नहीं बन क्या था, वो सबको पता है कि नतीजा क्या है। सवाल ये है कि अगर सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में, तो आपका जो नेतृत्व है उसके पास कुछ एक सीरियसनेस, गंभीरता तो झलकनी चाहिए। अब देखिए, बार बात कांग्रेस की क्राइसिस की आ जाती है राहुल गांधी जी पे, और ये कोई अनुचित अनफेयर क्रिटिसिज्म भी नहीं है। सवाल ये है कि आप पिछले 2-3-4 सालों में देखें, उनको एंडोर्समेंट कहां से चाहिए? उनको एंडोर्समेंट चाहिए हार्वर्ड से, उनको एंडोर्समेंट चाहिए सोआस से, ऑक्सफोर्ड से, उनको एंडोर्समेंट चाहिए जो विदेशी भारतीय राजनीति पे कर रहे हैं उनके द्वारा कॉन्फ्रेंस करने से। अब चलिए ठीक है, उन्होंने आपको तगमा दिया कि आप सबसे बड़े प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियन हैं और आप ही भारत के लोकतंत्र की आत्मा बचा सकते हैं, लेकिन क्या चुनाव हार के आत्मा बचा सकते हैं? चुनाव जीतने के लिए जो आप कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए, ये कौन सा तरीका है? बीजेपी में जो लोग हैं वो देखिएगा कि वो जो उनके विरोधी हैं उनको कहते हैं कि भाई आप एंटी नेशनल हैं या ट्रेटर हैं। यहां कांग्रेस के अंदर क्या है कि कांग्रेस में जब नेतृत्व को लेकर विरोध होता है या जो लोग छोड़ के जाते हैं उन्हें कायर, डरपोक, ट्रेटर, सारी की सारी विशेषण से आप अलंकृत करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से जो अभी स्थिति है, आगे आप और स्लिपरी स्लोप पे जा रहे हैं। स्थिति बहुत मुश्किल के दौर में गुजर रही है और अभी भी ये कहा नहीं जा सकता कि अगले 50-60 दिनों में क्या क्या होगा। मेरी जानकारी के हिसाब से, आनंद जी गौर करिएगा, आप मोबाइल मत देखिए, महाराष्ट्र में भी और खेल होने बाकी हैं, नज़र हम लोग बनाए रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों को जुड़ने के लिए।